सामान्यतः अगर आप देखेंगे इस विषय से संबंधित निबंध, तो उसमें ट्रेड वार, टैरिफ वार, यूनाइटेड स्टेट का टैरिफ, लिबरेशन डे, यही सब आपको मिलेगा। लेकिन इस बात की संभावना को ध्यान में रखते हुए कि अगर जीएस पेपर 3 में ये सवाल बने या जीएस पेपर 2 में आईआर में ये सवाल बने या निबंध में जिस तरह से आईआर का थीम है उस पर सवाल बनता है, तो ऐसा मल्टीफेसेटेड या हॉलिस्टिक कवरेज हो कि आप उसे कर पाएँ। इसलिए मैंने विषय को थोड़ा ट्विस्ट किया था जब टेस्ट में ये प्रश्न दिया था कि अब आज का विषय पहले दिखा देता हूँ, ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको विषय पता होगा बट फिर भी देखिए, ट्रेड वार एंड द वर्ल्ड रिट्रेटिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ये तो है भूमिका। इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या मायने हैं, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निबंध जब पूछेगा तो भारत के संदर्भ में ही ज़्यादा संभावनाएं पूछेगा। ट्रेड वार और वैश्वीकरण से पीछे हटती दुनिया, भारत के लिए मायने। ठीक, मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ ताकि आप चिंतन करें तो सोच सकें और उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बना सकें, या आप लिख लोगे फिर मैं डिस्कस करूँ स्ट्रक्चर को भी। क्या कहते हो? कितने लोग इस फेवर में है कि मैं स्ट्रक्चर बता दूं? कि हैंड रेज कीजिए प्लीज। सर स्ट्रक्चर बता दीजिए। ठीक है, देखो। नहीं सर, मत बताइए, थोड़ा पता चलेगा कि कितना गलत सोचते हैं सर। चलो ठीक है, एक बार हैंड रेज कर लो, एक बार पोल करा लेते हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि सोच लोगे फिर मैं स्ट्रक्चर बताऊं? यही बता दो। ठीक है, कितने मिनट दे दूं? 5 मिनट बाद काफ़ी है, 7 मिनट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। 5 मिनट में बना लोगे? छोटा सा निबंध, कोई फिलोसॉफिकल तो है नहीं। तो बज रहे हैं 4:22। 4:27 तक का वक्त दे रहा हूँ, 28 मिनट तक का वक्त दे रहा हूँ, और तब तक आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, अच्छे से बनाइए। विषय फिर से बता दे रहा हूँ कि स्क्रीन पे शेयर ही कर दे रहा हूँ। ट्रेड वार तथा ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटती दुनिया, भारत के लिए मायने। स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, लिखिए। 5-6 मिनट बाद डिस्कशन शुरू करते। हो गया मित्रों, स्ट्रक्चर बन गया। डन, कोई बात नहीं। 3 निबंध लिखने होते हैं, 5-5 मिनट से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग का समय नहीं मिलेगा। बात करते। 4:30 बज रहे हैं। 1 घंटे में या 40 मिनट में मान लो सारी चर्चा ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से चर्चा करेंगे कि उसका वो निबंध लेखन के उद्देश्य को भी सर्व कर सके, आईआर के उद्देश्य को भी, इकोनॉमी के पेपर को भी, सब्जेक्ट को भी आपकी डिमांड फुलफिल कर सके। तो सिर्फ निबंध के लिए नहीं होगा, ओवरऑल जीएस और निबंध दोनों तीनों कवर हो जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहली चीज़ तो जो हो हल्ला मचा हुआ है यूनाइटेड स्टेट के रेसिप्रोकल टैरिफ से। पहले तो ट्रेड टैरिफ जो होता है, टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ और डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ, जो बड़ी चर्चा में है, कुछ सेकंड में उसको बता देता हूँ। एक होता है टैरिफ बैरियर और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक, तो मान लो कि आपने किसी देश को एक्सपोर्ट किया और उसने एक कर लगा दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट का टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया आपकी किसी भी गुड या सर्विस पर, तो उसे कहेंगे टैरिफ बैरियर। टैरिफ मतलब एक प्रकार का चार्ज, एक प्रकार का कर। बैरियर मतलब बाधा, आपके माल बेचने में वो बाधा पैदा करता है, इसलिए वो हो गया बैरियर। टैरिफ चार्ज लगाया इसलिए कह दिया उसे टैरिफ। नॉन टैरिफ बैरियर वो बैरियर होता है जब कर या चार्ज या टैक्स नहीं लगाया जाता है, किसी दूसरे तरीके से आपके सामान या सर्विस को बेचने से रोका जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत में बनने वाले अंगूर, फल, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट और कभी कभी कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स और दवाएं। यूरोप के देश कहते हैं कि हमारा अंगूर वहाँ बिकने लायक नहीं है क्योंकि हम बहुत पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, जो सच भी है। तो कई बार सिर्फ कर, टैक्सेस ना लगा करके कुछ और तरीक़ों से भी आपके माल और सर्विस को बेचने से रोका जाता है, जिसे कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। और इनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसे कहते हैं फाइटोसैनिटरी मेजर्स,
यानी कि आपने ज़्यादा केमिकल डाल दिया, ज़्यादा आपने पेस्टिसाइड डाल दिया, या आपकी मिलावट है आपके कंटेंट में, तो टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर आपको समझ में आ गया। अब अभी जो चल रहा है वो है रेसिप्रोकल टैरिफ और डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रंप 1 अप्रैल को नहीं आए क्योंकि उन्होंने कहा था कि दुनिया मुझे मूर्ख समझेगी, फूल डे के दिन नहीं आते हैं। 2 तारीख को आए और उन्होंने कहा आज लिबरेशन डे मनाएंगे अमेरिका का, और मज़े से उन्होंने एक चार्ट निकाला और कहा लो हम डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। तो टैरिफ आपको बता दिया था, कोई देश जब माल बेचता है, सर्विस देता है अपनी, तो उस पर जो कर लगाया जाता है होता है टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ, जैसे इंडिया कर लगाती है, टैक्स लगाती है अमेरिकन जो गुड्स और सर्विस हैं उन पर, तो ये हो गया टैरिफ जो इंडिया लगाती है। अब इंडिया के माल और सर्विस पर जो टैरिफ अमेरिका लगाएगा उसे कहेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, बदले की कार्यवाही। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम थोड़े से बड़े राष्ट्र हैं तो थोड़ा सा हम रियायत देते हैं आपको, इसीलिए उन्होंने कहा हम डिस्काउंट देंगे आपको। तो इंडिया लगाता है 52% का टैक्स, कर, चार्ज, टैरिफ अमेरिकन गुड्स पर एवरेज। अमेरिका ने कहा हम सिर्फ 26 लगाएंगे, 50% का तुम्हें हम डिस्काउंट देंगे। पहले 27 लगाने वाला था, 1% और छूट दे दिया, अब 26 लगा रहा है। तो ये हो गया डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कम से कम इकोनॉमी के पेपर में लिखने के लिए, GS3 में। टैरिफ, नॉन टैरिफ जो बैरियर है वो रेसिप्रोकल टैरिफ, और डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ आपको समझ में आ गया। अब 1-2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उससे थोड़ा सा 1 मिनट में आपको जर्नी समझ में आ जाएगी। 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस कदम को समझने के लिए, और फिर हम फुल फ्लैश टॉपिक में घुसेंगे। साल 1930 था, पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था, और पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था और वहाँ पे हूवर करके राष्ट्रपति थे, ठीक, अमेरिका में। उस समय अमेरिका में जो कांग्रेस, आज जो कांग्रेस है जो कानून बनाती है, विधायिका है, वही सिस्टम था, और प्रेसिडेंट थे। यानी कुछ पावर, कुछ शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास हुआ करती थी, कुछ शक्तियाँ कांग्रेस के पास हुआ करती थी। आज जो टैरिफ या कर या टैक्स लगाने की जो क्षमता है, जो पावर है डोनाल्ड ट्रंप के पास जो आप देख रहे हैं, ये पावर पहले हुआ करता था कांग्रेस के पास। मैं साल 1930 की बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस में 2 बंदे थे जिनका नाम था, एक का स्मूट, SMOOT स्मूट, और दूसरे का नाम था हॉले, HAWLEY, हॉले। ये 2 बंदे ऐसे थे जो कह रहे थे कि यूरोप के देश बहुत बदमाशी कर रहे हैं, बहुत सारा सामान हमारे यहाँ डंप कर रहे हैं, और हम उन पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं या बहुत कम टैक्स लगा रहे हैं। जबकि हम जब उनको मक्का वक्का बेचते हैं, सूअर का मांस वगैरह बेचते हैं, तो बहुत टैरिफ लगाते हैं, बहुत टैक्स लगाते हैं। और उन्होंने एक बिल, एक कानून कांग्रेस में पेश किया कि जो यूरोप से आने वाले सामान हैं उन पे हम टैक्स ज़्यादा बढ़ाएंगे, टैरिफ ज़्यादा बढ़ाएंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी किया है। लगभग 100 साल पहले ये अमेरिका में हो चुका है, अमेरिका के इतिहास में, तो पहली बार हुआ नहीं। तो उस पर टैक्स लगा दिया। आज अमेरिका ने 34% से लेकर के 50% तक सब जो लगाया है, उस समय 20-25% लगाया गया था, कम लगाया गया था। उसका नुकसान ये हुआ कि जैसे ही ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया अमेरिका ने 1920s के लास्ट में, 30 में, एक तो विश्व युद्ध खत्म हुआ था, दुनिया बहुत परेशान थी, महंगाई बढ़ रही थी। दूसरे में अमेरिका और यूरोप के बीच जो ट्रेड था उस समय के हिसाब से कुछ $2000 मिलियन का हुआ करता था। वो ट्रेड की मात्रा जो थी वो 66% कम हो गई। यानी अमेरिका से यूरोप जाने वाले सामान, यूरोप से अमेरिका वाले सामान की जो कीमत थी, जो अमाउंट था, मात्रा था जो ट्रेड का, वो 66% कम हो गया। यानी 2/3 ट्रेड कम हो गया। और इसका नुकसान हुआ, दुनिया में महामंदी आ गई। आपको पता है दुनिया में बड़ी महामंदी आई थी, इतनी बड़ी महामंदी आई कि अंत में हूवर के बाद जो राष्ट्रपति बने उनको कानून बनाना पड़ा कि अब टैरिफ लगाने का जो पावर है, ख़त्म करने का पावर है, वो अमेरिकन राष्ट्रपति के पास रहेगा। कांग्रेस से छीन लिया गया और वो सब टैरिफ वैरिफ ख़त्म करना पड़ा। दुनिया में ट्रेड सिकुड़ गया था। कंजर्वेटिव पॉलिसी बहुत बड़ी देखने को मिली थी स्मूट और हॉले के पॉलिसी की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप उस पॉलिसी के बहुत बड़े फ़ैन, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में, 2018 में नमूना दिखा दिया था 2 काम करके।
पहला काम, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उन्होंने कहा जो हमारे टैक्स पेयर हैं, जो हमें टैक्स देते हैं, उनको कुछ तो रियायत दो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक दस्तखत किया, एक हस्ताक्षर किया 2018 में। ये थोड़ा समझना जरूरी है, लोगों को लगेगा अचानक से सब कुछ हो रहा है। 2018 में, चूंकि निबंध के लिए थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए, 2018 में उन्होंने कहा कि हमारे जो टैक्स पेयर हैं, करदाता हैं, उनको थोड़ा हम रिलैक्स देते हैं। जैसे भारत में अभी 12 लाख तक टैक्स न लेने का फैसला किया गया, तो करदाताओं को कितना रिलैक्सेशन देंगे? तो उन्होंने कहा कि 2018 से 2025 तक 7 सालों में हम लगभग $5 ट्रिलियन की रियायत देंगे अपने टैक्स पेयर को, यानी हर एक साल $700 बिलियन का टैक्स माफ़ कर देंगे। इतना बड़ा टैक्स माफ़ करने का ऐलान किया। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप को पता था ये पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि $700 बिलियन अगर माफ़ करेंगे तो पैसा कहीं से तो लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसा नहीं रहेगा तो कांग्रेस बिल नहीं पास कर पाएगी, देश का खर्चा नहीं चलेगा। तब उन्होंने पहली बार चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, टैक्स लगाया था 20-25% का। तो ट्रेड वार की शुरुआत तो डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन तब भारत इससे अछूता था। यूरोपियन यूनियन को उतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन चाइना को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि कोविड भी आया था और डोनाल्ड ट्रंप पर्टिकुलरली चाइना को अटैक कर रहे थे। पूर्व पीठिका यानी बैकग्राउंड समझना जरूरी है। उसी बैकग्राउंड समझने के क्रम में 2018 की बात बताई आपको मैंने, स्मूट और हॉले का वाहियात कदम बताया जिससे महामंदी दुनिया में आई 1930 में। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का अपना निजी विचार भी है कि जापान के साथ जब वो ट्रेड कर रहे थे अपना बिजनेसमैन के तौर पे, तब बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे जापान को कि जापान के सामान बहुत सस्ते आ रहे हैं, टैरिफ वैरिफ लगाना चाहिए। तो उनके निजी विचार भी हैं। तो एक तो वैश्विक उदाहरण है अपने सामने, अमेरिका की खुद की अपनी ज़रूरतें हैं कि $700 बिलियन का टैक्स रिलीफ अगर अपनी जनता को दे रहा है अमेरिका, तो उसकी भरपाई कहीं से करनी पड़ेगी। तो उसकी भरपाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जो तरीका सुझाया था, उनके जो सलाहकारों ने, उनके एक सलाहकार हैं, उसका नाम है, उस सलाहकार का नाम लाइटहाइजर। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सलाहकारों में से एक हैं लाइटहाइजर। लाइटहाइजर ने ही 2018 में ये सुझाव दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप क्या करो, 13% ट्रेड आपका होता है चाइना के साथ, 12% ट्रेड होता है कनाडा के साथ और 15% ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन के साथ। आपके ₹100 का जो व्यापार है, उसमें से लगभग ₹45 का व्यापार आप करते हैं इन 3 लोगों के साथ, कनाडा, चीन और यूरोपियन यूनियन के साथ। तो क्या करो, इन लोगों पे 25-30% एवरेज तुम लगा दो, टैक्स टैरिफ लगा दो। और अगर 25-30% एवरेज टैरिफ लगा दोगे तो लगभग इन लोगों से आपका जो व्यापार है सब मिला करके, उसमें 20% 25% टैरिफ लगाने से आपको लगभग $500 बिलियन मिल जाएंगे हर साल। तो $500 बिलियन अगर आपको मिल जाएंगे तो $700 बिलियन ही आपको अपनी जनता को देना है टैक्स छूट, और 500 आपको मिल गया, तो इससे आपकी भरपाई हो जाएगी। तो जिस तरह से भारत में जो इंडिजिनस पॉलिसीज़ हैं, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से विदेश नीति हमारी बदलती रहती है, अमेरिका की भी विदेश नीति या अमेरिका की भी जो ट्रेड टैरिफ वार है या उसकी जो पॉलिसी है रेसिप्रोकल टैरिफ की, वो कहीं ना कहीं 2-3 सिद्धांतों से प्रभावित हो रही है। एक तो ट्रंप के निजी विचार, वैश्विक जो उदाहरण है 1930 का वो, स्मूट और हॉले का, और तीसरा जो मैंने आपको भी लाइटहाइजर का बताया, उनके जो सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि आप क्या करो, ये टैक्स जो आप छूट दे रहे हो उसकी भरपाई यहाँ से कर लो। फिर पता चला कि ट्रंप ने पूछा कि अगर हम इस तरीके से टैरिफ लगाएंगे तो WTO में लोग चले जाएंगे, WTO में अपील कर देंगे। तो लाइटहाइजर ने फिर बताया कि WTO में अपील करेंगे, लेकिन जब वहाँ जज ही नहीं रहेंगे तो अपील सुनेगा कौन? तो ट्रंप ने पूछा जज कैसे नहीं रहेंगे? बोला अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है एक हिसाब से, तो अपॉइंटमेंट करने की जो शक्ति है जजों की वो अमेरिका के पास ज़्यादा है, तो अमेरिका को वीटो कर देना चाहिए। तो जज ही नहीं अपॉइंट हो पाएंगे तो कभी भी वहाँ पे अपील सुनी ही नहीं जाएगी। तो 2018 से अमेरिका ने एक भी जज की अपॉइंटमेंट नहीं होने दी है WTO की अपीलेट बॉडी में। और ये आपको लिखना है GS पेपर 3 में। WTO वगैरह का जब भी एग्जाम्पल आएगा कि WTO रेलिवेंट बचे भी हैं या ख़त्म हो गए हैं, तो लिखना है कि अमेरिका अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दे रहा है वहाँ पे जजों की अपीलेट बॉडी में, जिसकी वजह से भारत और चीन जैसे देश अपील ही नहीं कर पा रहे। और ये लाइटहाइजर का सुझाव था। ठीक है, ये बात मोटा मोटा समझ में आ गया। अब आते हैं विषय पर। विषय क्या है? विषय है ट्रेड वार तथा वैश्वीकरण से पीछे हटती दुनिया।
पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है भारत पर क्या प्रभाव है, भारत के लिए मायने क्या है। इसको तोड़ेंगे कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये समझो। ट्रेड वार तथा वैश्वीकरण से पीछे हटती दुनिया। तो सबसे पहले इंट्रो में आपको कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस बताना है कि किस तरीके का ट्रेड वार चल रहा है, और वो जो कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस बताना है उसका उदाहरण आप रिसेंट जो घटना हुई है, अमेरिका ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ जो रिटेलिएशन किया है कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने, चाइना ने, मैक्सिको ने, कनाडा ने, इंडिया ने नहीं किया है। ध्यान रखना, इंडिया ने नहीं किया है। ध्यान रखना, इंडिया ने एक भी रुपए का रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया है, तो लिख के मत आना। देखो, तो इन कंट्रीज ने जो रिटेलिएशन किया है, ये अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो रेसिप्रोकल टैरिफ, इनको बताते हुए थोड़ा सा 2-3 लाइन, पूरा ऐसा ना हो कि एक पेज आप यही बता दो कि किस कंट्री पे कितना टैक्स लगा, वो नहीं बताना है। उदाहरण में बता देना है एक आध लाइन में, अदरवाइज नहीं बताना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बताना है कि हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित करते हुए दुनिया के अधिकांश ट्रेडिंग पार्टनर्स पर, कंट्रीज नहीं लिखना है, ट्रेडिंग पार्टनर लिखना है। अब अमेरिका मालदीव पे थोड़े टैक्स लगाएगा, हाँ, गुड्स सर्विसेज का ट्रेड ही नहीं होता जब उसके साथ। दुनिया के अधिकांश अपने ट्रेडिंग पार्टनर पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है, जिससे आने वाले समय में व्यापार में बाधा, असंतुलन तथा अंग्रेजी वाले लिखेंगे डिस्टॉर्टेड ट्रेडिंग सिस्टम, हिंदी वाले लिखेंगे विकृत व्यापारिक व्यवस्था के आने की उम्मीद है, जो अंततः व्यापार में कमी, ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटने की प्रक्रिया तथा बुरी स्थिति में मंदी की तरफ भी दुनिया को लेके जा सकती। ये आईआर का निबंध है, इसमें अननेसेसरी कविता मत घुसा देना। एक लड़की है, या लड़की ही नाम है उसका, क्या नाम उसका, यफ से नाम है, फातिमा या फरक कुछ ऐसे है, ऐसे उसकी चेक किया था उसने। इसी निबंध में, आईआर के निबंध में साहित्य को छोक दिया था, कविता टाइप का डाल दिया था उसने। समझ में नहीं आता है कविता कैसे ले आते हो आप लोग। तो पर्सनली आपकी कॉपी चेक की है, आप वहाँ पे देखना, कविता नहीं घुसाना है, साहित्य का अननेसेसरी मिसयूज नहीं करना है। आईआर का निबंध है, एकेडमिक बातें लिखो। पहला पैरा कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे पैरा में आप बताओ ये ट्रेड वार हो क्यों रहा है और ये डीग्लोबलाइजेशन क्या है। अगर आपने ट्रेड वार को ठीक से बता दिया, ट्रेड वार क्या है और डीग्लोबलाइजेशन क्या है, तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो हर कोई लिखेगा। लेकिन एग्जैक्टली ट्रेड वार और डिग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको पता है, मतलब यू हिट द राइट कार्ड, मतलब कि आपको ये विषय समझ गया है, अब उसका पढ़ने में इंटरेस्ट जागेगा, अब वो पढ़ना शुरू करेगा। तो मैं पहले समझाऊंगा आपको ट्रेड वार क्या है, जो आपको बताया मोटा मोटा मैंने, उसका बैकग्राउंड भी बताया और आपको हमने थोड़ा समझा दिया। अब दूसरा हिस्सा है डीग्लोबलाइजेशन क्या है, डीकपलिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन क्या है, गैर वैश्वीकरण क्या है, विवैश्वीकरण क्या है। डीग्लोबलाइजेशन को समझेंगे, फिर भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी तोड़ेंगे 2 हिस्सों में, तात्कालिक प्रभाव और दीर्घकालिक प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रभाव, भारतीय विदेश नीति के लिए प्रभाव, ठीक है, और दुनिया के लिए क्या प्रभाव है इसके, उसको समझेंगे। तो इस निबंध को अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो पहला है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है, कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस बताना है ट्रेड वार का, वैश्वीकरण से पीछे हटती दुनिया का। दूसरा आपको बताना है ट्रेड वार एग्जैक्टली है क्या, डीग्लोबलाइजेशन यानी गैर वैश्वीकरण, विवैश्वीकरण है क्या। फिर बताना है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर, और भारत पर प्रभाव का मतलब ये नहीं कि भारत पे इनफैक्ट ऐसे सीधा कोई प्रभाव पड़ेगा, भारत के अलग अलग सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ेगा। तो आप उसको भाषा में इतना कसावट लाएं, मैं अभी आगे बोलूँगा भी, कि कुछ सेक्टर चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मा हो या बाकी रॉ मटेरियल हो, उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भारतीय विदेश नीति और अमेरिका के साथ संबंध है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चाइना के साथ जो ट्रेड है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं है कि अमेरिका अगर हम पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है तो ऐसा सिर्फ नहीं होगा कि अमेरिका और हमारे बीच संबंध ही खराब होंगे, कि अमेरिका हमारे बीच ही संबंध और संतुलन बिगड़ेंगे। हमारा और चीन का भी व्यापार बदलेगा, कैसे बदलेगा बताऊंगा। हमारा और बाकी दुनिया के बीच भी व्यापार बदलेगा, वो भी बताऊंगा। भारत पर और भी बाकी प्रभाव पड़ेंगे जो आप आगे समझेंगे। अब शुरू करते हैं। ट्रेड वार समझा चुका हूं, विवैश्वीकरण, डीग्लोबलाइजेशन को। आपको पता होगा WTO के पहले एक संस्था थी गाट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, पता है ना? जी पता है।
तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो संस्था थी, अमेरिका और यूरोपियन राष्ट्र को लगता था कि ये संस्था ट्रेड बढ़ाने में नाकाफ़ी है, नाकाम है। और फिर उरुग्वे राउंड की वार्ता, दोहा की वार्ता, वो सब शुरू हुआ। वो छोड़ दो, WTO नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। कहना ये चाह रहा हूँ 80s और 90s का जो दशक था, यानी कि 1980 से लेकर के 2000 तक, 2005-7 तक भी मान लो आप, 25 से 30 सालों का जो पीरियड था, ये ऐसा पीरियड था कि जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, गुड्स का भी, सर्विसेज का भी, टेक्नोलॉजी का भी। गूगल, मेटा, ये सब उदाहरण है, आप देख रहे हैं। तो ये लोग बहुत एक्सपोर्ट करते थे, तो इनको लगता था भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, चीन भी, क्योंकि चीन ने अपना भी LPG रिफॉर्म 70s में लाया, ये लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इकोनॉमी है, अपनी इकोनॉमी को खोल के नहीं रखे हैं। अगर ये अपनी इकोनॉमी खोल देंगे, ट्रेड टैरिफ थोड़े से कम हो जाएंगे, तो हमारे जो गुड्स और सर्विसेज हैं ये इन देशों में धूम मचा देंगे। इसीलिए विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र, डेवलप्ड इकोनॉमीज ने बार बार इस बात की कोशिश की कि WTO जैसी संस्था बने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था बने, जिसका मुख्यतः एक मकसद हो, किस तरह से हमारा गुड्स और सर्विस इन देशों में जा पाए। लेकिन सीधा सीधा अगर ये कहते कि हमारा माल और सेवा इनके देशों में ज़्यादा बिके तो कोई खरीदेगा नहीं, लोग चिढ़ जाएंगे कि देखो अमेरिका बदमाशी कर रहा है अपने सब माल को बेचने के लिए। इन्होंने एक पीछे का रास्ता अपनाया और उसको नाम दिया कि भाई दुनिया में ट्रेड बढ़ना चाहिए, दुनिया ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड होनी चाहिए, दुनिया ज़्यादा इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहेगी, इंटरडिपेंडेंस रहेगा तो वार नहीं होगा। एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस रहेगा तो कल्चर बढ़ेंगे, प्रमोशन होगा, ह्यूमनिटी फ्लोरिश करेगी। ये सब उन्होंने नाम दिया। लेकिन इनका मकसद एक ही था, अपने ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। इनको पता था कि इंडिया के लिए अगर मैंने टैरिफ 0 भी कर दिया, इंडिया के सामानों पर अगर टैरिफ बहुत कम भी कर दिया, बांग्लादेश के सामान पे बहुत टैरिफ कम भी कर दिया उनके कपड़े पे, तो क्या ही एक्सपोर्ट कर लेंगे? कच्चे माल एक्सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश के सस्ते कपड़े आएंगे, चीन से कच्चे रॉ मटेरियल आएंगे, सस्ते खिलौने आएंगे। अमेरिकन इकोनॉमी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत हल्का प्रभाव पड़ेगा, कुछ बिलियन डॉलर का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब हमारी कंपनीज, बड़ी बड़ी मेटा जैसी कंपनीज, गूगल जैसी कंपनीज, अमेजन जैसी कंपनीज जब वहाँ जाएंगी, जब हमारे बहुत फाइन आर्ट वाले, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स वहाँ जाएंगे, तो हमें बिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट होगा, ट्रिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट होगा। और यही इन लोगों का बदमाशी था, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि भाई चलो तुम मुझे एक्सपोर्ट करो, हम तुम पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम तुम पे कम टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। तुम हम पे थोड़े बहुत ज़्यादा भी टैरिफ लगा लो, तब भी हम तुमको माल बेच लेंगे, टेंशन मत लो। और इसको नाम दिया वैश्वीकरण, इसको नाम दिया ग्लोबलाइजेशन, इसको नाम दिया दुनिया ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो रही है। लेकिन हुआ क्या? चीन जैसा एक राष्ट्र पैदा हो गया जिसने पूरी दुनिया के लगभग 30% ट्रेड पे कब्जा कर लिया। चीन ने खुद को इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया कि चीन अपनी GDP का 20% एक्सपोर्ट करता है। अब भारत के साथ तुलना करोगे तो भारत से 5 से 10% एक्सपोर्ट करता है अपनी GDP का। तो चीन का जो ट्रेड है दुनिया के साथ, वो 30% ऑफ देयर GDP है, जबकि अमेरिका का जो ट्रेड है वो सिर्फ 25% बचा हुआ है। अमेरिका श्रिंक कर रहा है धीरे 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 धीरे। एक्सपोर्ट में चीन नंबर 1 निकल गया, मैन्युफैक्चरिंग में चीन नंबर 1 निकल गया, ओवरऑल ट्रेड में भी चीन रफ्तार पकड़ रहा है, अमेरिका पीछे हो रहा है। भारत जैसे देशों ने भी जुगाड़ करके, जैसे तैसे बेचारों ने, फार्मास्यूटिकल है या फिर कुछ हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, इन सबको मसाले हैं, कुछ अपने फिनिश प्रोडक्ट हैं, कुछ रॉ मटेरियल हैं, अमेरिका के देशों में, यूरोप के देशों में बेचना शुरू कर दिया। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, जेम एंड ज्वेलरी में हम बहुत नंबर 1 है, रिफाइंड पेट्रोलियम है, इसको बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया जैसे देशों को भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होना शुरू हुआ। लेकिन ये फ़ायदा 2008-9 से शुरू हुआ, 2025 तक आते आते अमेरिका और विकसित राष्ट्रों को बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? डेटा देता हूँ। अमेरिका और चीन का जो व्यापार है, उसमें लास्ट ईयर का डेटा है कि लगभग 400 समथिंग बिलियन डॉलर का व्यापार है, और ये पूरा जो अमेरिका का ट्रेड है उसका 13.5% है। उसमें से लगभग 500 बिलियन डॉलर के जो व्यापार हैं, उसमें अमेरिका को लगभग 300 बिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है। ठीक, 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कहिए, अमेरिका को 300 बिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना की जो सस्ती मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका में डंप हो रही हैं एक हिसाब से।
क्यों? क्योंकि पहले चीन के जो सामान एक्सपोर्ट होते थे उन पे कम टैरिफ लगा रहा था अमेरिका, जबकि चीन ने अपने यहाँ करेंसी का भी डिवैल्यूएशन किया है, यानी कि क्या कहेंगे उसे, अवमूल्यन किया है, यानी कि अपनी मुद्रा को, अपनी करेंसी को चाइना ने कमज़ोर किया है, जिससे उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। चाइना ने स्केल ऑफ इकोनॉमी बढ़ाई है, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चीप लेबर है चाइना में, जिसकी वजह से अमेरिका की जो कंपनियां हैं अपनी टेक्नोलॉजी ला करके चाइना में इन्वेस्ट करती हैं, चाइना में पार्क एस्टेब्लिश करती हैं और फिर चाइना से ही अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे फिर अमेरिका में चाइना के सामान डंप हो रहे हैं और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत के साथ लास्ट ईयर लगभग 145 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ अमेरिका और भारत के बीच। उसमें से भारत को सरप्लस है, व्यापार का जो अधिशेष जिसको बोलते हैं सरप्लस है, वो कितना है? वो लगभग 45 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, तो लगभग 50 बिलियन डॉलर भारत एक हिसाब से मुनाफे में है जब अमेरिका के साथ भारत ट्रेड करता है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि एक ज़माने में जब अमेरिका ने ट्रेड बढ़ाने के चक्कर में, अपना माल बेचने के चक्कर में भारत और चीन जैसे देशों पर कम कर लगाया था, कम टैरिफ लगाया था, कम टैक्सेस लगाए थे, और उसका नाम दिया था वैश्वीकरण, उसका नाम दिया था ग्लोबलाइजेशन, उसका नाम दिया था इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, लिबरलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर। और इसकी वजह से अब ये देश चाइना और इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं अमेरिका को, तो व्यापार घाटा अमेरिका का बढ़ेगा, तो मिर्ची तो लगनी ही है, अमेरिका पलटवार तो करेगा। और खास करके डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी पॉलिसी है ट्रांजैक्शनल पॉलिसी, कि कुछ अगर तुमको मिल रहा है तो मुझे भी कुछ दो, नहीं तो दोनों को नहीं मिलेगा। और फिर लाइटहाइजर जैसे सलाहकार कि ट्रेड वार हो जाए तो हो जाए, लेकिन इंडिया और चाइना जैसे लोगों को अब ज़्यादा रियायत देनी नहीं है। तो जैसे ही 2018 से ये सब काम शुरू किया, आगे बात करेंगे, एक बार चर्चा हो जाए फिर आपकी बातचीत आपके साथ करेंगे। तो जैसे ही सारी बातें करेंगे, जो भी आपके दिमाग में पॉइंट है वो भी, और जो भी स्ट्रक्चर आपने बनाया उस पर भी, लेकिन एक बार ये चर्चा पूरी हो जाए, बेसिक कंटेंट आपके पास हो जाए, ताकि आप अलग अलग पेपर में लिख सको, उद्देश्य वही है। तो अमेरिका ने जैसे ये सब शुरू किया, ट्रेड वार छिड़ गया। ट्रेड वार कैसे छिड़ा, शॉर्ट में बताता हूँ कि अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा पे टैरिफ लगाया, और पलट करके उन राष्ट्रों ने भी टैरिफ लगा दिया। यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगाया, उन्होंने भी पलट करके टैरिफ लगा दिया 20% का। चाइना पे टैरिफ लगाया, पहले 20% का लगाया था 2018 में, और 2018 से 25 के बीच, और अभी 34% फिर से लगाया है। तो टोटल टैरिफ लगाया चाइना पे 54%, 54% का। तो चाइना ने भी 34% का टैरिफ उन पे लगा दिया, काउंटर टैरिफ। ठीक, इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा व्यापार में कमी आ सकती है। इसका नुकसान होगा दोनों राष्ट्रों के बीच जो संबंध हैं कम्युनिटी लेवल पे, उन पे भी ठंडक आ सकती है। वाइब्रेंट इंटीग्रेशन नहीं रहेगा दुनिया का। अब दुनिया जितनी जुड़ी हुई पहले थी, हो सकता है पीछे हटने लगे, ठीक है, लेकिन इतना आसान है नहीं जितना आसान आपको दिख रहा है। तो डीग्लोबलाइजेशन जो है, जिस टर्म को मैं डिफाइन कर रहा था, वो डीग्लोबलाइजेशन शुरू हो रहा है ट्रेड वार से। डीग्लोबलाइजेशन में 3 चीज़ें होंगी। ट्रेड कम हो सकता है दुनिया का एक दूसरे के साथ, दुनिया आपस में खुद ही आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोडक्शन शुरू कर देगी। जैसे भारत जैसे राष्ट्र अब कोशिश करेंगे कि अमेरिका से जो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, या अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इस तरह से संतुलन बनाया जाए कि हम निर्भर न रहें उन पे। या अमेरिका अगर हमारा माल नहीं ले रहा है, हमारे माल पे ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो किसी दूसरी कंट्री की तरफ जाया जाए। हो सकता है इंडिया दूसरा मार्केट तलाशेगा, चाइना दूसरा मार्केट तलाशेगा। तो इसका नुकसान ये होगा कि इंडिया या दुनिया के जो बाकी वर्ल्ड हैं, जिस तरह से आपस में व्यापार कर रहे थे, अब वो व्यापार में कमी आएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो भी नहीं हो पाएगा। तो दुनिया धीरे धीरे व्यापार से पीछे हटना शुरू हो जाएगी। 1930 जैसा जो बताया आपको स्मूथ और हॉले का जो मॉडल था, वैसी ही स्थिति आ गई है, जिससे दुनिया की आर्थिक मंदी भी आ सकती है आने वाले 5 साल में, 4 साल में। ये कोई बड़ी बात नहीं, मंदी आ सकती, मतलब आ सकती। तो दुनिया का जो ग्लोबलाइजेशन बहुत पीक पे था, जिसको मैं कहता हूँ हाइपर ग्लोबलाइजेशन, वो अब धीरे धीरे सिंक हो रहा है, पीछे हट रहा है। ये समझ में आ गया। भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि ये अगर डीग्लोबलाइजेशन पे ही 1 घंटे चर्चा करेंगे फिर लंबा हो जाएगा। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब भारत पे प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके लिए पहले समझते हैं कि भारत पे कौन कौन से सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर लगाया है 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ, जो पूरी दुनिया में जितना भी टैरिफ लगाया है वो में वन ऑफ द लोएस्ट। क्योंकि अमेरिका ने कहा कि भारत 52% का टैरिफ ओवरऑल लगा रहा है, 26% का हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। चीन पर लगाया है उसने 34%, पहले 20% लगाया था, अब 34 लगाया है, टोटल 54 हो गया। पाकिस्तान पे 29, बांग्लादेश पे भी 35-38 के आसपास, और कनाडा, मैक्सिको, ईयू वगैरह पे भी 25-30 के आसपास। इंडिया में
जो ये टैरिफ लगाया, पहले तो इंडिया का रिस्पॉन्स समझ लीजिए। इस रिस्पॉन्स को वे फॉरवर्ड में इस्तेमाल करना। जो रिस्पॉन्स इंडिया ने किया है उसको वे फॉरवर्ड में इस्तेमाल करना। अभी रिस्पॉन्स नहीं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, वे फॉरवर्ड में इसको समझा देंगे। इंडिया पे जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने, इसका नुकसान पहले समझ लो, नुकसान क्या हो सकता है, फिर बताएंगे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्या हो सकता है इंडिया के लिए। पहले नुकसान समझिए। पहला सेक्टर जो फार्मा सेक्टर है इंडिया में, ये बात अलग है कि फार्मा सेक्टर को एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया है अमेरिका ने। उस एग्जम्पशन को कितने समय तक वो रखेंगे पता नहीं, बताया नहीं। भारत अमेरिका को $9 बिलियन का, कितना, $9 बिलियन का सस्ती दवा एक्सपोर्ट करता है। वो सस्ती दवा कौन सी है? पैरासीटामॉल जैसी दवाएं, HIV की दवाएं और बाकी जो जेनेरिक मेडिसिन है, जिसका सस्ता API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इंडिया खरीदता है चाइना से और फिर उससे जेनेरिक दवाएं बनाता है, वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर देता है। तो अमेरिकन कंपनियां बार बार कहती रही थी कि इंडियन जो ड्रग्स हैं जो बहुत चीप हैं, इसकी वजह से हमारे जो पेटेंट ड्रग हैं वो अमेरिका में बिक नहीं पाते हैं, तो इंडिया को इसको रोकना चाहिए। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने देखा है कि उसके हेल्थ केयर पे ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, उसकी अपनी कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, तो उसने फिलहाल के लिए अपने स्वार्थ के लिए इंडियन जो हमारे भलाई के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, कि अगर इंडियन दवाएं बहुत महंगी हो जाएंगे तो अमेरिका के जो कंज्यूमर हैं उनको महंगी दवा खरीदनी पड़ेगी। और अमेरिका में हेल्थ सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के वहाँ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहता है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए, बुखार भी आ जाए और हॉस्पिटलाइज हो जाए तो 10 लाख रुपए का बिल आ जाएगा, 20 लाख का बिल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगभग सभी के पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जिसके पास नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा, इलाज नहीं करवा सकता, मर जाएगा। अमेरिका का एक डेटा कहता है कि अमेरिका में साल 2022 में 1.5 लाख लोग मर गए सिर्फ ड्रग्स की वजह से। और उस ड्रग्स में एक पर्टिकुलर ड्रग का नाम था फेनाटेलिन। उस फेनाटेलिन ड्रग की वजह से लगभग 70% लोग, यानी 70 से 80 हज़ार लोग मर गए। और वो मरते नहीं अगर उनका इलाज हो पाता, लेकिन वो इतने गरीब लोग थे कि उनका इलाज नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं था। और ये ड्रग आया कहाँ से था? मैक्सिको से आया था। इसलिए भी अमेरिका ने मैक्सिको पे जम करके टैरिफ लगाया है और कंडीशन रखी है कि अपने ड्रग सप्लाई को बंद कर दो तो टैरिफ कम कर देंगे। तो इंडिया से जो दवाएं जा रही हैं $9 बिलियन की, अमेरिका ने कहा है फिलहाल के लिए उनको हम टैरिफ से एग्जम्प्ट रखते हैं, माफ़ करते हैं कुछ समय के लिए। ये चुनौती है, चैलेंज इंडिया के लिए, और वार्निंग भी है छुपी हुई। अमेरिका चाहता है कि इंडिया पेटेंट राइट का सम्मान करे। अमेरिकी दवा कंपनियां हैं, उनकी दवाओं का चीप और जेनेरिक वर्जन इंडिया बनाना बंद करे, नहीं तो इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को भी हम टैरिफ के दायरे में ले आएंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में इंडिया, जो ये मैं बता रहा हूँ आप समझिए, क्योंकि ये चीज़ सीधा सीधा अमेरिका ने बोला नहीं है, बट जो इंटरप्रिटेशन है वो समझिए। अमेरिका बहुत सालों से कहता रहा है कि इंडिया जो भी दवाएं बनाती है, जेनेरिक दवाएं, वो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के पेटेंट राइट का वायलेशन है। इंडिया कहता है कि अमेरिकन जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट करती हैं, यानी 10 साल 20 साल के लिए पेटेंट करवा लिया, फिर उसी में एक नया साल्ट जोड़ दिया और कहते हैं फिर से देखो मैंने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया है। तो इंडिया कहती है जब तक मौलिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कोई पैराडाइम चेंज नहीं होगा आपके कंटेंट में, तब तक आपको हम दोबारा रिन्यू नहीं करेंगे पेटेंट। इसको हम एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट मानते हैं। इसलिए 20 सालों के बाद, जो कि WTO का नियम कहता है कि 20 साल के बाद पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भारतीय कंपनी उसका जेनेरिक वर्जन दवा बना सकती है और उसको मार्केट में बेच सकती है अपने नाम से। अमेरिका कहता है लेकिन आप पेटेंट राइट का वायलेशन कर रहे हो, IPR का वायलेशन कर रहे हो, और वही धमकी है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कहो कि पेटेंट राइट का सम्मान करें, जेनेरिक दवाएं बनाना बंद करें, नहीं तो हम आप पे फिर से टैरिफ लगा देंगे। अभी फिलहाल के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एग्जम्पशन दिया गया है। तो पहला सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता था, $9 बिलियन का इम्पैक्ट, वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। उस पे फिलहाल उसको टैरिफ से मुक्त रखा गया, रेसिप्रोकल टैरिफ से, नंबर 1। अब नंबर 2, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्या हुआ? भारत में जो एग्रीकल्चर है उसका प्रोडक्शन बहुत है। कितना प्रोडक्शन है? 350 मिलियन टन। ये प्रोडक्शन है इंडिया का, रिकॉर्ड प्रोडक्शन लास्ट ईयर का। इतना प्रोडक्शन है इंडिया का, लेकिन प्रोडक्टिविटी बेहद कम है और दुनिया में सबसे कम है लगभग। चाइना, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बहुत कम है। यानी कि एक यूनिट एरिया में, 1 हेक्टेयर में हम जितना पैदा करते हैं वो अमेरिका और चाइना की तुलना में बेहद कम है। और कम प्रोडक्टिविटी होने की वजह से इनपुट कॉस्ट जो है, यानी जितना हम लागत लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो लागत जो हम लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो महंगे हो जाते हैं। हमारे यहाँ मक्का उगाने की अगर प्रति किलोग्राम कॉस्ट मान लो 2 रुपये आती है, तो वहीं अमेरिका की कॉस्ट जो है वो 0.5 रुपीज़ आएगी, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे
मक्का उगाते हैं, हम छोटे छोटे खेतों में करते हैं। उनके यहाँ सस्ती टेक्नोलॉजी है, ट्रक है, मैकेनाइजेशन है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं जो अमेरिका में कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, अमेरिका से आने वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे, उन पे जम करके टैरिफ लगा दिया। तो अभी अमेरिका ने भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैरिफ लगा दिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर इंडिया ने टैरिफ को कट किया, अमेरिका से जो आने वाला इंपोर्ट है अगर उस पर कट किया टैरिफ, तो हो सकता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इससे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। कल को आप देख पाओगे कि अमूल की ही कंपनी सिर्फ दूध नहीं पैदा कर रही है, पता चलेगा कि जो स्किम्ड मिल्क है, टोन मिल्क है, वो अमेरिका की कंपनियां भी ला रही हैं। हो सकता है आप देखो कल को चल करके कि एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर जो हैं, फिश वगैरह जो हैं, वो फ्रोजन फिश वगैरह, प्रोसेस्ड फिट वगैरह, प्रोसेस्ड मीट वगैरह अमेरिका से डंप हो रहे हों। ऐसा भी आप देख सकते हो। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाए अगर इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ को कम किया तो। ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, ऑटोमोबाइल। आपको पता है इंडिया अमेरिका से जो कार आती हैं बन करके, अमेरिका से जो ऑटोमोबाइल आती है बन करके, उन पे कितना टैरिफ लगाता है? 70%। अगर 10 लाख रुपए की कार है जो अमेरिका में 10 लाख में बिकती है, भारत में जब आती है तो 17 लाख की हो जाती। अमेरिका कहता है कि भारत में लगभग हमारे कार बिकनी बंद हो गई और इसीलिए फोर्ड वगैरह कंपनी भारत छोड़ के जा रही, चली गई। हार्ले डेविडसन का इशू आपको पता ही। तो ये 70% जो टैरिफ है, ट्रेड टैरिफ है, उसको लेकर के अमेरिका ने भारत को बोला है कि भाई इसको कम करो आप। लेकिन इंडिया का मानना है कि अगर हमने टैरिफ कम कर दिया तो अमेरिका की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है भारत में हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा लॉन्च करे। लेकिन क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि भारत में 90% जो ऑटोमोबाइल बिकती है, जिसको महिंद्रा बनाती है, टाटा बनाती है और भी कंपनी जो बनाती हैं, 90% जो कारें बनती हैं उनकी कीमत 15 लाख के नीचे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत का प्रभावित नहीं होगा क्योंकि अमेरिकन जो कार हैं वो थोड़ी सी महंगी हैं। तो भारत में अगर 20% पे टैरिफ आप लगाओगे तो उनकी कीमत 15 लाख से ऊपर हो जाएगी, जिसको सुपर रिच लोग ही खरीदेंगे। 15 लाख से नीचे की कार 90% जनता खरीदती है। तो भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रभावित होने वाला नहीं है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना भैया? इम्पैक्ट ऑन इंडिया में इम्पैक्ट ऑन इंडिया जैसा कुछ होता नहीं है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग जो सेक्टर हैं वो कैसे इम्पैक्ट होंगे उस पर बात करनी है। इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा, है ना? इंडियन ट्रेड का इम्पैक्ट होगा, इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे इंडिया पे कुछ इम्पैक्ट होगा वो लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना? अलग अलग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको लिखना है, अदरवाइज फिर वो बोल बचन करके आ जाओगे। ठीक, आटोम और तथ्यों के साथ लिखना है। जो मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, एक आध फैक्ट भी लिख दोगे तो उससे उसको लगेगा तुमने पढ़ा है, बोल बचन नहीं कर रहे हो। तो इंडिया में जो 90% परचेज होता है ऑटोमोबाइल का, कारों का, वो होता है 15 लाख से नीचे की कीमतों का। क्रिटिक्स कहते हैं या जो समीक्षक हैं वो कहते हैं कि टाटा ने जगुआर का एक्विजिशन किया, उसके बावजूद टाटा ग्लोबल ब्रांड नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? दुखद है, लेकिन टाटा जैसी कंपनियां सिर्फ भारत के लोगों को ही बेवकूफ़ बना सकती, महिंद्रा भारत के लोगों को ही बेवकूफ़ बना सकती, बजाज भारत के लोगों को ही बेवकूफ़ बना सकती। क्यों? उनके पास न तो टेक्नोलॉजी, न उनके पास क्वालिटी है, क्रैश होता है लोग मर जाते हैं, न उनके पास कुछ बहुत अच्छे डिजाइन और मॉडल्स हैं कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में। तो पूरी दुनिया में ये अपने माल बेच नहीं सकती। इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी ज़्यादा इनकी सेल होती, इतनी ज़्यादा टर्नओवर होती है, लेकिन कितने टाटा की कारें अमेरिका में बिकती, कितने महिंद्रा की कारें अमेरिका में बिकती? नहीं बिक रही ना। तो कब तक आप टेस्ला को रोकोगे? कब तक भारतीय कंज्यूमर को आप अच्छी चीज़ें खरीदने से मना करते रहोगे? भारत का कंज्यूमर जिसके पास पैसा है वो टेस्ला की कार खरीदना चाहता है, वो क्वालिटी कारें खरीदना चाहता है, वो नहीं चाहता है आपका टाटा का कार खरीदना। उसके पास पैसा है लेकिन फिर भी वो मर रहा है सड़क पर, क्रैश होने पे, एक्सीडेंट होने पे, फिर भी क्वालिटी नहीं है। तो इंडियन जो कार कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, इनको हमने इतना प्रोटेक्शनिज्म, इतना हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, इतना हमने इनको संरक्षण दे करके रखा है कि ये कंपनियां कभी भी ना तो टेक्नोवेशन कर पाई हैं, ना ही इवॉल्व कर पाई हैं, ना ही कॉम्पिटिटिव हो पाई हैं। सिर्फ भारत सरकार के संरक्षण की वजह से कंपनियां भारत में माल बेच पा रही हैं। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने टैरिफ कम किया तो हो सकता है हमारे यहाँ कंपटीशन ज़्यादा बढ़े, टेक्नोवेशन ज़्यादा बढ़े, नो हाउ ज़्यादा बढ़े, रिसर्च और डेवलपमेंट ज़्यादा हो, और हो सकता है कि भारतीय कंज्यूमर को कुछ अच्छी सर्विसेज, कुछ अच्छे गुड्स, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स का भी लाभ मिले। वही सस्ती और कचरा कारें नहीं खरीदने को देखनी है। तो 70% टैरिफ वैसे भी इरेशनल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि उस पर कमी करे, कटौती करे।
ये बात हो गई ऑटोमोबाइल सेक्टर की। अब ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर वालों की मजे बल्ले बल्ले। क्यों? कुछ 38% या 34% लगा दिया है टैरिफ बांग्लादेश पे। वियतनाम पे 50% से ऊपर टैरिफ लगा दिया है। और वियतनाम और बांग्लादेश सस्ते कपड़ों के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे अमेरिका में। तो इन पे 40% का जो टैरिफ लगा है, इसकी तुलना में इंडिया पे सिर्फ 26% का टैरिफ लगा है। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लगता है कि अगर बांग्लादेश और वियतनाम पे ज़्यादा टैरिफ की वजह से उनको लॉस होगा, तो हो सकता है हमारा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें मिले। तो जो अमेरिका का जो टैरिफ है, एक्चुअली ये मैं प्रॉस एंड कॉन्स एक साथ समझा रहा हूँ। आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में लिख सकते हो, या आप सेक्टर वाइज लिख सकते हो। मैं तो कहूँगा सेक्टर वाइज लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर भूल जाओगे, आधा इधर आधा उधर हो जाएगा। सेक्टर वाइज लिखना कि टेक्सटाइल सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या इंपैक्ट होगा, नेगेटिव क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव क्या इंपैक्ट होगा। नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि भाई वहाँ की कंपनियाँ आएंगी, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगी, ज़्यादा अच्छी रहेंगी, ज़्यादा बिकेंगी। ठीक है। फायदा क्या होगा कि भारतीय कंपनियाँ संरक्षणवाद में पली बढ़ी हैं, प्रोटेक्शनिज्म में पली बढ़ी हैं, कॉम्पिटिटिव रह नहीं गई हैं, तो कम से कम इनको भी थोड़ा सा जागेंगे, सोते नहीं रहेंगे यहाँ के इंजीनियर्स, कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेके आएंगे, कुछ अच्छे सर्विसेज लेके आएंगे, कुछ अच्छे रिसर्च करेंगे, कुछ अच्छे टेक्नोवेशन करेंगे। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर है जिसमें लगभग हमारा फायदा होना तय है। हो सकता है इंडिया का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर में अमेरिका को बढ़ जाए, कंसिडरिंग रिलेटिवली मोर टैरिफ ऑन बांग्लादेश एंड वियतनाम। तो ये होगा टेक्सटाइल सेक्टर। अब एक बड़ा एंगल और है। और बड़ा एंगल क्या है? इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा? चाइना पे कितना टैरिफ लगाया? 34% का। पहले 20% टैरिफ लगाया, टोटल हो गया 54। भारत पे कितना है? 26%। अब आपको पता होगा कि 2 साल 3 साल पहले कोरोना के टाइम पे इंडिया ने चाइना से आने वाले स्टील पे, एल्यूमिनियम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी 15% की। अभी फिर से लगाया है कुछ। चाइना से सस्ते सोलर पैनल जो आते थे उन पे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। इंडिया ने चाइना से और कई प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। तो चाइना ने क्या बदमाशी किया? चाइना ने अपने माल को आसियान के कंट्रीज में भेजना शुरू किया, और आसियान के कंट्रीज में भेजता था, और उधर से चाइना अपना माल इंडिया में भेज देता था, उनकी लेबल लगा करके। बना होता था चाइना में, लेकिन आता था आसियान के थ्रू। इंडिया को ये बात समझ में आ गया, तो इंडिया ने एक नया सोल्यूशन निकाला और उसे कहा कंट्री ऑफ ओरिजिन। हमें इससे मतलब नहीं है किस देश ने हमें माल बेचा है, हमें मतलब इससे है किस देश में माल बना है। हम टैरिफ तो उतना ही लगाएंगे जहां से बना है माल। कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि चाइना पे जब 54% का टोटल टैरिफ लग गया है, इंडिया पे सिर्फ 26% है। अब चाइना कोशिश करेगा कि इंडिया में सस्ते माल डंप करे और इंडिया के सहारे वो ट्रेडर्स को पकड़े जो अमेरिका में माल अपने भेजें। यानी कि चाइना का माल रहेगा, माल तो चाइना का ही रहेगा, लेकिन वो इंडिया आएगा और इंडिया से अमेरिका जाएगा, तो चाइना को सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के थ्रू तो 26% का ही सिर्फ टैरिफ झेलना पड़ेगा उससे। जैसे पाकिस्तान हो रहा है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पहले पाकिस्तान भारत से डायरेक्ट सामान मंगाता था, अब भारत के साथ उसने व्यापार संबंध तोड़ दिए 370 आर्टिकल के रिमूवल के बाद इमरान खान की सरकार ने। तो अब अमेरिका से सामान पहले दुबई जाता है, और दुनिया जानती है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका से इंडिया से सामान अब पहले दुबई जाता है, यूएई जाता है, यूएई से फिर पाकिस्तान जाता है। इसकी वजह से पाकिस्तान में इंडियन सामान बहुत महंगे हुए हैं, तो इंडियन सामान ही। इसीलिए वहाँ पे एक चर्चा चल रही है कि इंडिया से जो व्यापार बहाली है वो फिर से शुरू कर दी जाए, व्यापार फिर से शुरू कर दिया जाए। अंत में यहाँ के कंज्यूमर का नुकसान है, यहाँ की इकोनॉमी का नुकसान है, यहाँ के ट्रेड सिस्टम का नुकसान है। तो चाइना हो सकता है कि हमें डंप करना शुरू कर दे और यहाँ से फिर अमेरिका सप्लाई करना शुरू कर दें। एक तो ये। दूसरा ऐसा है कि जब चाइना के साथ, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ, ईयू के साथ ट्रेड वार बढ़ेगा, टैरिफ ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये जो कंट्रीज हैं ये अपने सामान को कहीं और किसी और राष्ट्र में बेचने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, व्यापार में विविधता। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड करने के लिए ये जो कंट्रीज हैं ये बड़ी मार्केट को देखेंगे जहाँ पे टैरिफ कम हो। अमेरिका अगर 54% टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका में सामान तो लगभग एक्सपोर्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब वो एक्सपोर्ट हो सकता है इंडिया की तरफ करना शुरू करे, सस्ते अपने प्रोडक्ट। तो हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में इन गुड्स की डंपिंग शुरू हो जाए। तो इंडिया को इससे भी निपटना है। और ये जो इम्पैक्ट है, डंपिंग का जो इम्पैक्ट है, ये अमेरिका की इसी टैरिफ वार, ट्रेड वार की वजह से हो रहा है। तो इंडिया को, इंडियन ट्रेड सिस्टम को, डायरेक्टर जनरल जो फॉरेन ट्रेड है उनको
अब तैयार रहने की आवश्यकता है कि कहीं गुड्स की डंपिंग न होनी शुरू हो जाए डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में। एक ये इम्पैक्ट। इन सभी इम्पैक्ट को पॉजिटिव नेगेटिव चर्चा करने के बाद अगर सिर्फ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की जाए, वे फॉरवर्ड की बात की जाए, जो मैंने कहा था वे फॉरवर्ड रह गया है, तो वे फॉरवर्ड या पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की जाए, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ वे फॉरवर्ड की, तो 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट ये महत्वपूर्ण है, डायमेंशन लिखना उसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी या प्रैग्मेटिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या मैच्योर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या प्रिवेलिंग ऑफ मैच्योर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, या हिंदी में लिखना परिपक्व विदेश व्यापार नीति का पालन करना। भारत के लिए आज जो सबसे जरूरी चीज है वो है परिपक्व विदेश व्यापार नीति का अनुसरण करना, का पालन करना। कैसे पालन करेंगे परिपक्व विदेश व्यापार नीति का, मैच्योर प्रैग्मेटिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का? भारत दुनिया के शायद उन चंद राष्ट्रों में है जिसने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद इमीडिएटली न तो कोई रिस्पॉन्स किया, न तो कोई काउंटर ड्यूटी लगाई, और ना ही कुछ उल्टा सुल्टा बोला, बल्कि भारत ने क्या कहा कि हम एसेस कर रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड है उन संबंधों को कैसे सस्टेनेबल और कैसे बढ़ाया जा सकता है। और इसके पीछे भारतीयों के दिमाग क्या है, भारतीय पॉलिसी मेकर्स के दिमाग क्या है, जो बहुत ही शानदार है। आने वाले समय में इसका आप लाभ देखोगे, जैसे मालदीव के साथ प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपनाई, श्रीलंका के साथ प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपनाई, इसका लाभ आप क्या देखोगे। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ में एक क्लॉज है, और क्लॉज क्या कहता है कि अगर रिस्पेक्टिव कंट्रीज हमारी कंसर्न्स को दूर करते हैं, अपने टैरिफ को कम करते हैं, तो अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ में कमी ला सकता है। ये क्लॉज है साफ साफ उसमें। तो आने वाले समय में अगर इंडिया ने अमेरिका के साथ नेगोशिएशन किया, और ये नेगोशिएशन पहले से चला आ रहा है, बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। अगर इंडिया ने अमेरिका के साथ अच्छे से नेगोशिएट किया और उनकी कुछ कंसर्न, जैसे कि 70% जो हम टैरिफ लगा रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, उस पर थोड़ी सी कमी कर दी, लेकिन साथ में ये कहा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे किसान बहुत गरीब हैं, बेयरली सर्वाइव कर पा रहे हैं, उधर आप टैरिफ मत लगाइए प्लीज़, उधर डंप मत कीजिए प्लीज़, माफ़ कर दीजिए, अपना मक्का आप कनाडा को भेज दीजिए, तो हो सकता है कि अमेरिका टैरिफ जो है वो थोड़ा सा कम कर दे। एक तो ये होगा। दूसरा, चाइना से जो गुड्स थे, जो कच्चे माल थे, फिनिश्ड गुड थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थे, अमेरिका को अब जाने कम हो जाएंगी, ये बात बिल्कुल पक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच थोड़ा सा ट्रेड भी कम हुआ जब से ट्रेड वार चालू हुआ, और अभी तो 34% एक्स्ट्रा लगेगा तो और कम ट्रेड होगा। उसका स्थान भारत ले सकता है। भारत कितना ले सकता है ये अलग बात है। तो एक एनालिस्ट हैं इकोनॉमिक्स में, ट्रेड एनालिसिस उनका देख रहा था मैं, कि अगर चाइना का नुकसान होगा, अगर चाइना से जो ट्रेड है $345 बिलियन, $350 बिलियन का जो सरप्लस है चाइना के पास, अगर वो कम होगा, चाइना से एक्सपोर्ट अगर कम होगा, तो किसको कितना फ़ायदा होगा। तो मैं देख रहा था, दुखद है लेकिन है फैक्ट, भारत को सिर्फ 3.5% का फ़ायदा होगा। यानी कि 100 रुपये का जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा था चाइना अमेरिका को, सर्विसेज का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर्विसेज में $70 बिलियन का सरप्लस है अमेरिका के पास, तो सर्विसेज की बात ही ना करो, अमेरिका बहुत ज़्यादा सर्विस अप्लाई करता है, गूगल मेटा आप देख ही रहे हैं सब। जो गुड्स में 100 रुपये का अगर ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना से अमेरिका को, अगर चाइना के साथ ट्रेड बंद हो जाए या कमी हो जाए इस टैरिफ वार की वजह से, तो भारत को सिर्फ 3.5 रुपये का फायदा होगा ट्रेड के टर्म में, जो भारत एक्सपोर्ट कर सकता है अमेरिका को एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। जबकि यूरोप को 20% का, मेक्सिको कनाडा को 15% का, वियतनाम को भी कुछ 10% का। तो भारत को ये समझना चाहिए कि चीन से एक्सपोर्ट कम होगा, उसकी जगह अगर भारत को लेनी है, अमेरिका के लिए अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, क्योंकि आपदा में अवसर देखना पड़ेगा। और मैच्योर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का यह तकाजा भी है कि भारत चीन की जगह ले, कनाडा के एक्सपोर्ट की जगह ले, उसके लिए भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए। आज मैन्युफैक्चरिंग का भारतीय जीडीपी में जो योगदान है वो सिर्फ 13%। आज भारत दुनिया के साथ जो ट्रेड करता है वो जीडीपी का सिर्फ 10%। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मेक इन इंडिया फ्लॉप्स हो रहा है। सब जानते हैं मेक इन इंडिया का कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत कम फायदा हुआ, जितना कहा गया था उतना फायदा नहीं हुआ। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सफल रहा, लेकिन कहाँ सफल रहा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए, बल्कि हमने असेंबलिंग करना स्टार्ट किया। तो अब इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि अमेरिकन कंपनियां भारत में आएँ,
क्योंकि चाइना में तो अब जाएंगे नहीं, क्योंकि चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा टैरिफ लगेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया में आए, उनको कम टैरिफ लगाए, उनको फैसिलिटेट करे, और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी आए, ट्रेड फैसिलिटेशन इंडिया करे, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके अमेरिका को, बाकी दुनिया को। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इंडिया जोड़े, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटेट करे, जिसमें इंडिया का रैंक बहुत ख़राब है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की जो पॉलिसी है उसको और मजबूत करे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करे, नो हाउ प्रैक्टिसेस को और इंश्योर करे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, ताकि इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 13% से बढ़ करके इंडिया का जो खुद का टारगेट है 25% का, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो भारत के पास जो आपदा में अवसर है वो हो सकता है 13% से 25% मैन्युफैक्चरिंग का योगदान हो सकता है जीडीपी में। ये तब होगा जब इंडिया प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, विजनरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनाएगी, अमेरिका के साथ बायलैटरल नेगोशिएशन करेगी, ट्रेड एग्रीमेंट को फिर से करेगी, इस टैरिफ वॉर को आपदा को अवसर में बदल लेगी, तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प हो सकता है। ये बहुत बड़ा अवसर है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने एलपीजी किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब वक्त आ गया है कि इंडिया को एलपीजी 2.0 लाने की ज़रूरत है। इंडिया को दुनिया के साथ इस तरह का ट्रेड करने की ज़रूरत है कि जिससे कि जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स, क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स, वो इंश्योर किया जा सके। सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज और बाहर के कंट्रीज ज़्यादा रखते हैं। तुर्की ने हमारे चावल को बैन किया, अफ्रीकन कंट्रीज ने हमारे दवाओं को बैन किया, अमेरिका ने दवाओं को बैन किया, यूरोप ने ग्रेप्स को बैन किया, मसालों को बैन किया। इसलिए बैन किया क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का यूज करता है और मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। चावल में जीएम राइस का मिलावट था, आपको पता है, टूटे हुए चावल का मिलावट था, आपको पता है। तो इंडिया अगर अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को बढ़ा ले तो क्या होगा कि हम पूरी दुनिया में और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है पॉलिसी रिफॉर्म्स। ऐसा थोड़ी है कि अफ्रीकन राष्ट्र में कोई सिरप पीने से 50 बच्चे, 100 बच्चे मर जाएंगे तब आप क्वालिटी इंश्योर करो। दूसरा, ये क्वालिटी इंश्योर होगा कैसे? क्वालिटी इंश्योर तब होगा जब आप एक्सपोर्ट को प्राथमिकता देंगे, जब आप एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी देंगे। एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी क्यों देंगे? क्योंकि भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। भाई 100 यूनिट हम प्रोडक्ट बनाते हैं, 90 तो हम खा जाते हैं, 10 खाली हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा ना, एक्सपोर्ट रेशियो भारत के जीडीपी में 10% का है, चाइना का 20% के आसपास। तो इंडिया को अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है। जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस बनाएं तो ऐसा नहीं है कि बस्ती के किसी गरीब आदमी को आपने बेच दिया, उसी में आपका भलाई है। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इसीलिए गुस्सा आता है, भारत में मैन्युफैक्चरर पे इसीलिए गुस्सा आता है। भाई जैसे तैसे आपने बना दिया, जहर खिला दो लोगों को, उनकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है आपको। लेकिन यूरोपियन कंट्री तो बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। तो इंडिया को क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी इंश्योर करने की ज़रूरत है, ताकि भारत का जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सके। प्रैग्मेटिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स एंड सर्विसेज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रिफॉर्म 2.0, मोर बायलैटरल एग्रीमेंट्स। क्योंकि जब WTO खत्म हो गया, WTO इर्रेशनल हो गया, इरेलीवेंट हो गया, तब भारत को जो द्विपक्षीय व्यापार संधि है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ अर्ली हार्वेस्ट डील किया, यूएई के साथ किया, अमेरिका के साथ कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। फिर हम चाइना के साथ डील कर लेंगे, क्योंकि चाइना के साथ हमारा व्यापार। अच्छा, एक पॉइंट और, परसुएसन। परसुएसन बहुत काम करता है। अंतिम में लिखना, ये पहला पॉइंट नहीं होना चाहिए लेकिन लिखना। अमेरिका को ये समझाने की ज़रूरत है कि अमेरिका जैसी इकोनॉमी जिसका ट्रेड एक साल में $5 ट्रिलियन का है। कितना है? $5 ट्रिलियन का। जबकि भारत जैसा गरीब राष्ट्र जिसका ट्रेड बमुश्किल $800 बिलियन का, $1 ट्रिलियन का, सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला दिया जाए। तो अगर भारत जैसा राष्ट्र 700-800 बिलियन डॉलर का ट्रेड करके, 800,000 बिलियन डॉलर का ट्रेड करके, मान लो $100 बिलियन का घाटा झेल रहा है अकेले चाइना से। आपको पता है चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है $100 बिलियन का है, 90 से 100 के बीच। तो क्या अमेरिका $5 ट्रिलियन ट्रेड करने वाला कंट्री जो है वो भारत के साथ $45 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट नहीं झेल सकता है? अगर उसको भी कुछ फायदा हो रहा है कहीं कहीं पे, हमारे अच्छे
चीप लेबर मिल रहे हैं, हमारा कच्चा माल मिल रहा है, हमारे द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक रिलेशन इतने शानदार हैं, इंडो पैसिफिक पॉलिसी में हम बड़े पार्टनर कंट्री हैं। तो परसुएशन भी एक रोल प्ले कर सकता है कि इंडिया बताए। और लेकिन ये लास्ट पॉइंट रखना कि इंडिया इज सच अ स्मॉल इकोनॉमी कंसिडरिंग barely $1 trillion rate, bearing the trade deficit of worth $100 billion with China alone. Then why America can't cooperate with just $45 billion trade deficit with India? तो इस तरीके का अगर वो आर्गूमेंट देंगे तो हो सकता है कि अमेरिका के साथ जो टैरिफ वार दिख रहा है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में कन्वर्ट हो सकता है, आपदा में अवसर दिख सकता है। और शायद भारत सरकार में भारतीय नीति निर्माताओं ने रेसिप्रोकल टैरिफ का काउंटर नहीं किया टैरिफ लगा करके, जबकि आपको पता होगा 2018 में जब टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, इमीडिएटली हमने काउंटर किया था, उनके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया था 10% एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट्स पे। तो आज हमने काउंटर नहीं किया है। इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इससे अपने को बेनिफिट हो सकता है। अमेरिका के साथ नेगोशिएशन के दरवाजे भी खुले हैं, वी आर फ्रेंड कंट्रीज। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे? भारतीय विदेश व्यापार नीति के लिटमस टेस्ट का समय है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के ऑटोमोबाइल उद्योग तक, सर्विस क्षेत्र से लेकर के एग्रीकल्चर सेक्टर तक, हर जगह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बेहतर निवेश और व्यापार में संभावनाएं मौजूद। भारत को अमेरिका के साथ बेहतर नेगोशिएशन और भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिससे कि भारत न सिर्फ अमेरिका के व्यापार विविधता में मदद कर सके, बल्कि चाइना तथा यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो रहे टैरिफ नुकसान से स्वयं को एक अल्टरनेटिव के तौर पे, विकल्प के रूप में स्थापित कर सके। अगर इस तरह से चीज़ें होंगी तो हो सकता है कि भारत को लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा हो। ठीक, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे मैंने पर्याप्त बकर कर लिया है। बकर करने के लिए तो 2 घंटे 4 घंटे भी कम है, लेकिन अगर इनमें से कोई डेटा पॉइंट आर्गूमेंट अगर आप लिख के आ जाएंगे, निबंध भी अच्छा हो पाएगा, एनरिच्ड हो पाएगा, GS2 में IR में बहुत फ़ायदा करेगा, GS3 में इकोनॉमी में भी फ़ायदा हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी थोड़ा इसका जिक्र कर देना और कर लेना। अब आप लोगों ने जो महान आर्गूमेंट लिखे हों, फैक्ट लिखे हों, वो एक एक करके बताओ, या आपके कोई सवाल हो इसको लेकर के वो पूछो। आई एम ओपन टू आंसर एवरीथिंग। यस प्लीज। समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझा? उनको लगा होगा मास्टर कुछ भी बोल के चला गया। कितने लोगों को नहीं समझा भाई? रेज योर हैंड। नाराज नहीं होता हूँ भाई, उसमें क्या है, मैं कोई ब्रह्मा थोड़ी हूँ, विरंची थोड़े हूँ। इन टॉपिक्स को फिर से पढ़ेंगे GS2 में, IR में, तब वहाँ थोड़ा डिटेल बात कर लेंगे। शुरू होने वाला है, IR से शुरू करेंगे GS2। बताओ कोई सवाल है भाई? कोई वो है आपके पास अच्छा पॉइंट दैट मे बी इंक्लूडेड, जो मुझसे छूट गया हो? क्योंकि ऐसा थोड़े है कि मुझे सब आता है। सर एक पॉइंट चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। इसका जो भी टैरिफ होगा, इसका BOP पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि टैरिफ बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट आइटम की प्राइस बढ़ जाएगी, तो फॉरेन एक्सचेंज यूपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, हाँ बिल्कुल ना भाई। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी कम आएगी, फॉरेन करेंसी कम आ गई तो हमारा रुपया भी कमज़ोर होगा। ठीक है, और उसके अलावा फॉरेक्स कम होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा फिर क्या होगा, 91 में आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी कि भाई डॉलर कम होगा, यहाँ से हमारा लोग इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है हमारे शेयर मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़े। शेयर मार्केट गिर रहा है इसीलिए। ठीक है, और डी-डॉलराइजेशन, मतलब इसके सिर्फ नुकसान नहीं होंगे, फ़ायदे भी होंगे ना, कि अगर मान लो कि अमेरिका हम पे ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी तो नहीं आएगी, लेकिन हम फिर अलग अलग राष्ट्रों के साथ में लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे, बाकी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कुल मिला करके रुपया कमज़ोर होगा क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा कम होगा। ये एक बड़ा कारण है। शेयर मार्केट कमज़ोर होगा, इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेंगे लोग। सर एक पॉइंट और भी है, जैसे नॉर्मल इकोनॉमिक्स में जब भी प्राइसेस अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज होती हैं, तो प्राइस में क्या होता है कि जैसे 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का।
तो जब भी टैरिफ वॉर होता है आप यहाँ पर देखेंगे एक डेड वेट लॉस होता है टू होल कम्युनिटी। तो अगर बहुत हाई लेवल पे टैरिफ वॉर हो जाएगा पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो आप देखोगे कि वेलफेयर का एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने आप गायब हो जाएगा, जिसको इकोनॉमिक्स पेपर हिंदू वगैरह में डेड वेट लॉस बता रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट हो सकता है। नहीं, ये तो जो आपने बोला ये दुनिया मान ही रही है। पहली चीज बता दूं कि आकाश इकोनॉमी में पीएचडी कर रहे हैं, है ना आकाश, या कर चुके हैं? तो आकाश का इकोनॉमी अच्छा नहीं है। पाते हैं। अब जो आकाश ने बोला उसको थोड़ा मैं और रिफाइन करके अगर बोलूं कि दुनिया इस बात से भी चिंतित है कि अभी तक मान लो भारत में या अमेरिका के एग्जाम्पल ले लो, अमेरिका में भारत का जो जेनेरिक मेडिसिन है वो 1 रुपए में बिक रहा था। वाला फाइनल किया है। अच्छा लग रहा है ना? अब जब अमेरिका उस पर टैरिफ मान लो बढ़ा दे कल को, तो वही महंगा बिकना शुरू हो जाएगा। तो इंडियन एक्सपोर्टर को नुकसान होगा 1 पॉइंट, अमेरिका का जो कंज्यूमर है, अमेरिका का जो उपभोक्ता है, उसको भी घाटा होगा। तो जो ओबामा केयर चल रहा था लोगों के हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, लोगों के हेल्थ की भलाई के लिए, हो सकता है वहाँ लोगों को अपनी पॉकेट से और पैसे खर्च करने पड़े दवा के लिए। ऐसे ही इंडिया में कोई प्रोडक्ट मान लो आ रहा है कहीं किसी देश से, अगर वो महंगा हो जाए, क्योंकि इंडिया मान लो काउंटर मेजर ड्यूटी अगर भी लगा दे, अमेरिका पे और टैरिफ लगा दे, काउंटर करे, तो अमेरिका के द्वारा जो एक्सपोर्ट आएगा इंडिया में वो महंगा हो जाएगा। अगर इंडिया में एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, मतलब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो यहाँ जो कंज्यूमर होंगे, आकाश होंगे, मैं होऊंगा, कोई और होगा, जो खरीदेगा वो महंगा खरीदेगा। तो अभी तक हमें किसी चीज़ के लिए 10 रुपये पे करना पड़ रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट अगर अभी 30% ड्यूटी लगा दे तो वही चीज़ हमें 13 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। तो इससे महंगाई इंडिया में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमारी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो इससे आम जनता का नुकसान होगा। इससे वेलफेयर मेजर्स ऑफ कोर्स कंप्रोमाइज होंगे, जो आकाश इंडिकेट कर रहे थे। यही आकाश कहना चाह रहे थे ना आप? जी सर। हाँ, तो ये वो कहना होगा ऑब्वियसली। हाँ, बहुत कारण है भाई। कैन बी इंक्लूडेड इट एज डायमेंशन रिस्ट्रिक्टिंग। ये टॉपिक डीग्लोबलाइजेशन का नहीं है मित्र, ये टॉपिक डीग्लोबलाइजेशन का नहीं है, ये टॉपिक है ट्रेड वार के आलोक में जो डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ट्रेड वार की वजह से जो डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इन दोनों का कुमुलेटिव इम्पैक्ट इंडिया के लिए क्या होगा। सर मैं एक पॉइंट सेट कर दूं? हाँ बोलो। सबके लिए अगर, क्योंकि मैंने इसी टॉपिक पे मेरी मतलब पीएचडी हुई थी, तो 2018 की इकोनॉमिक सर्वे में उसमें कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब के साथ उन्होंने 4 पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए थे। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है वो वहां से पढ़ सकता है। एक्सटर्नल सेक्टर 2018 का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें डिटेल में दिया हुआ तो है। उसको तुम हाईलाइट करके जो भी अच्छे पॉइंट हो तुम ग्रुप में शेयर कर दो ना, बाकी सबका भला हो जाएगा। तुम बोलोगे सबको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए, करो ना तुम इतना वॉलंटियरिंग। हाँ जी सर। कर दो हाईलाइट करके शेयर, ठीक है। और उसका गूगल डॉक ट्रांसलेशन भी कर देना, हिंदी वाला भी आ जाएगा फिर, ठीक है। ओके, हाईलाइट करके दे दो या वही ट्रांसलेशन कर दूंगा। आकाश ने डेटा फैक्ट में कंपाइलेशन में काफ़ी हेल्प की है, जिसको अभी मैं कंप्लीट नहीं कर सका हूँ, तो आकाश की मदद ली। जो भी मुझे अच्छा दिख जाता है उसकी मैं मदद लेना शुरू कर देता हूँ, तो इसीलिए लोग आजकल बोलते नहीं, मैं देख रहा हूँ। तो आकाश तुम एक इंडिपेंडेंट लेक्चर ले लो, तुम्हारे पीएचडी इस पे हुआ है, तुम एक सेशन ले ही लो, है ना, क्योंकि अब 1 घंटे में मैं बहुत कुछ नहीं बता पाया हूँगा। तुम ले लो 2 घंटे का सेशन। नहीं सर, मैं टीचर अच्छा नहीं हूँ, मैंने पढ़ाया है मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, कोई टीचर कौन सा मैं ट्रेनिंग लेके आया, मैंने तो बीएड थोड़े किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे टीचर होने की क्या परिभाषा होती, ठीक है। आकाश तुम भेज देना। समझा लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे समझा देते हैं, मुझसे नहीं हो पाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गुड एट इट। नहीं, मुझे तो समझ में आता है तुम्हारी बात। आप समझदार हैं बहुत ज्यादा। नहीं, कितने लोगों को लगता है आकाश को एक सेशन ले लेना चाहिए, इनका पीएचडी का टॉपिक है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। देखो जनता डिमांड कर रही है भाई, बाद में जनता क्रिटिसाइज भी करेगी। उससे क्या, तो जनता है, मुझे भी तो करती है ना, जरा भी गलती होती है तो। कलेक्टिव विजडम पे हमें भरोसा करना चाहिए सर, आप बोलते हैं। कोई पॉइंट है किसी मित्र का? बहुत लोगों को बहुत कुछ पता होगा, बोल नहीं रहे हैं बस, उनको वो हंस रहे होंगे कि देखो सर, हाँ बोल भाई। सर हमें अपने रीजनल हाँ सर हमें जो रीजनल ग्रुपिंग है हाँ आज के न्यूज़पेपर के अनुसार कि उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि यू का एक रीजनल ग्रुपिंग है, हाँ साउथ एशिया का जो रीजनल ग्रुप है सबसे वीकेस्ट है सर, इंडिया के साथ जो है, जैसे सार्क और बिम्स्टेक है हाँ या इंडियन ओशन एसोसिएशन। हाँ, सिर्फ 10-12% इंटीग्रेशन। हमें सर
हाँ सर, हमें फोकस इसको स्ट्रॉन्ग करने में लगाना चाहिए, जो हमारे रीजनल कंट्रीज, हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, वे इन फॉरवर्ड पे में हमें ज्यादा आलोक फोकस करना चाहिए। आलोक मैंने वे फॉरवर्ड में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, 2 टर्म इस्तेमाल किया था। एक तो ट्रेड का डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, है ना आकाश? ये टर्म मैंने इस्तेमाल किया था। द्विपक्षीय और जी सर। बहुपक्षीय और समझौते, ट्रेड समझौते करने पड़ेंगे। भाई अमेरिका ट्रेड टैरिफ लगा रहा है ना, भाड़ में जाओ, जरूरत ही नहीं है। हम तुम्हें नहीं बेचेंगे, वियतनाम को बेच देंगे, वियतनाम हमें बेच देगा। हम यूरोपियन यूनियन को बेच देंगे, वो हमें बेच देगा। जाओ साइड में चलो, तुम्हारी इकोनॉमी इनकम्पिटिटिव हो जाए, इनकम्पेटेबल हो जाएगी। तो इंडिया हाँ को बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट करने ही चाहिए, और इंडिया कर रहा है ऑलरेडी। इंडिया आरसीईपी भी करना चाहता था, लेकिन चाइना के डर की वजह से नहीं किया, क्योंकि चाइना का हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, इतना डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद। और कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो चाइना आसियान के सारा माल हमें बेच देता, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ और भी राष्ट्रों के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ भी बायलैटरल एग्रीमेंट का नेगोशिएशन कई महीनों से चल रहा है। तो इंडिया कर रहा है। सार्क का प्रॉब्लम दूसरा है मेरे भाई। जैसे आप यूरोपियन यूनियन को देखते हो, बहुत इंटीग्रेटेड है। सार्क कुछ 12-13% इंटीग्रेशन है। साउथ एशिया का जो इंटीग्रेशन है ओवरऑल, वो लोवेस्ट है पूरी दुनिया में, लगभग 12-14%। ये डेटा डाल के आना, आप तुमने बोल ही दिया तो। अरे बाबा, ट्रेड में 5% से कम करते हैं, और टोटल इंटीग्रेशन चलो यही डाटा से काम चलो। आकाश तुमको फट से बोलना चाहिए। While EU prospers through economic integration, SARC has barely begun. Intra-SARC trade is alarmingly low at just 5% compared to 60% in EU. तो ये डेटा भी अगर आपको ध्यान रहेगा तो सार्क का जो इंट्रा ट्रेड होता है वो 5% से कम है, जबकि EU में लगभग 60% होता है। ओवरऑल जो इंटीग्रेशन है, ओवरऑल इंटीग्रेशन भी 10% से कम ही है सार्क का। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ये वगैरह 5%, 10% किस मतलब किसके रिस्पेक्ट में है हाँ, सर ये? 100 रुपए का व्यापार अगर भारत करता है, या भारत के अलावा जो सार्क में और कंट्रीज अगर वो करते हैं, तो सिर्फ आपस में 5 रुपए का व्यापार करते हैं। ठीक है, ओके। भारत और सार्क की बाकी कंट्रीज मिलके जितना व्यापार करते हैं, उसमें से सिर्फ 5 रुपए आपस में करते हैं, बाकी किसी और के साथ करते हैं। समझ गए? ऐसे ही ना आकाश? हाँ सर। जी सर, 2004 में साफ्टा बना था। हाँ। उसके बाद वो इफेक्टिव ही रहा, क्योंकि कंट्री के बीच में कभी कॉपरेशन हो नहीं पाया, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने इश्यूज हैं तो नहीं हो पाया, साफ्टा फेल हो गया हमारा। 2 सवाल हैं इसमें। डी डॉलराइजेशन से लिंक कीजिए, और दूसरा, व्हाई इंडिया शुड आल्सो इम्पोज रिटेलेटरी टैरिफ ऑन यूएस। मतलब अश्विनी, आप कह रहे हैं कि इंडिया को भी रिटेलेटरी मेजर्स ऑप्ट करने चाहिए। पहली चीज़ तो इसका जवाब होगा कि शायद अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पूछ ही ले रहे हो कि क्यों कर देना चाहिए, कर ही देना चाहिए, तो इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि कई बार होता है ग्रांटेड लेते हैं लोग। अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, जो उनकी जो सर्विसेज हैं, वो भारत में इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं जिन पे हम उनको टैक्स तक नहीं लगा पाते हैं। गाफा टैक्स और डिजिटल टैक्स का बड़ा कॉन्सेप्ट आया, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऑयल गैस अमेरिका से हम लगातार बढ़ा रहे हैं खरीदने में, और हम आने वाले समय में सेल गैस भी खरीदने वाले हैं अमेरिका के साथ। इंडिया लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। प्रेफरेबल जो ट्रीटमेंट है, प्रेफरेबल जो एग्रीमेंट है इंडिया के साथ में, इंडिया के डेवलपिंग स्टेटस को देखते हुए दिया गया था। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट में ज़्यादा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल ट्रेड में जो लूटा है उन्होंने, वहाँ भी ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं तो नैतिक रूप से भी गलत है, और अगर ट्रेडिंग सिस्टम को भी देखा जाए, जिसमें WTO का जो कॉन्सेप्ट था कि गरीब देशों के साथ में ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, उसके हिसाब से भी गलत है। तो इंडिया WTO का बहाना बना करके, WTO के नाम पे इंडिया काउंटर टैरिफ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया कह सकता है कि इसको WTO में चैलेंज करेंगे, भले वहाँ पे अपीलेट बॉडी नहीं है। इंडिया कह सकता है कि अमेरिका का इंडिया में जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं, इतना ज़्यादा सेल होता है, इतना ज़्यादा ऑयल गैस हम परचेज करते हैं, आने वाले समय में वो बढ़ने वाला है, कुछ हमने इंपोर्ट कर दिया है, तो इससे अमेरिका को बहुत परेशान होने की बात नहीं है। और कई बार ऐसे होता है भाई कि
आप गुनहगार हूँ, भले आप गुनहगार हो, मान लो मैं बदमाश हूँ और मुझे कोई एक थप्पड़ खींच के मारेगा, तो मैं थोड़े सोचूंगा कि मैंने बदमाशी की थी तो मैं नहीं मारूंगा, मैं भी पलट करके 2 थप्पड़ मारूंगा उसको। तो इंडिया भले थोड़े बहुत टैरिफ ज़्यादा लगा रहा है, दुनिया जानती है लगा रहा है यार, लगा रहा है तो लगा रहा है, उसको डिफेंड नहीं कर सकता, लगा रहा है बस। अगर डिफेंड करने लायक होता तो इंडिया ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पे लंबा-चौड़ा वक्तव्य दिया होता। इंडिया टैरिफ लगा रहा है। लेकिन अब इंडिया पे आरोप लगाओगे तो इंडिया उस पे रिटेलिएट तो करेगी ही ना। चाइना इतना टैरिफ लगा रहा है, चाइना पे लगाया, उसने रिटेलिएट किया ना, तो इंडिया को 2 आधार लेना चाहिए। पहला तो ये, दुनिया के लगभग सभी मेजर कंट्रीज ने रिटेलिएशन किया है, तो इंडिया को भी करना चाहिए। क्यों इंडिया गांधी जी बन रहा है? क्यों इंडिया सत्य अहिंसा को बरत रहा है लगातार? दूसरा, डब्ल्यूटीओ के जो नॉर्म्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके खिलाफ काम कर रहा है अमेरिका। तो डब्ल्यूटीओ की आड़ लेकर के भी इंडिया को इम्पोज कर ही देना चाहिए, अगर आप कह रहे हो तो। अदरवाइज ये जो आप कह रहे हो ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर इससे नुकसान लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत फायदे हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा। रही बात डी डॉलराइजेशन से रिलेट करने की, डी डॉलराइजेशन क्या है? देखो, डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो अपना अधिकतर ट्रेड, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है पिछले 5-7 साल में, बट अपना अधिकतर ट्रेड वो डॉलर में करती थी। डॉलर में क्यों करती थी? 2-3 कारण थे। पहला ये था कि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी था, यानी हर कोई डॉलर का सम्मान करता था, क्योंकि अमेरिका एक हिसाब से सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और अमेरिका का ट्रेड दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे चाइना का ट्रेड बढ़ने लगा, 30% लगभग हो गया जब, तो फिर अमेरिका के साथ साथ निर्भरता चीन पर भी लोगों की गई। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी करेंसी को लेना चाहेंगे जो करेंसी चल सके मार्केट में, ठीक है ना? जो करेंसी मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं, उसे क्यों आप लोगे? तो अमेरिका के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था, तो सबको पता था कुछ नहीं चलेगा तो डॉलर चल जाएगा, क्योंकि डॉलर अमेरिका का है और अमेरिका सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, कहीं ना कहीं आप दे देंगे। लेकिन जब चीन ने भी व्यापार बढ़ा दिया तो सबको पता है चीन की करेंसी भी अब दुनिया में चल जाएगी। फिर चीन ने और भी कुछ राष्ट्रों के साथ, जापान वगैरह ने भी कहा कि भाई हमारी भी करेंसी चल जाएगी। तो अमेरिका का व्यापार जो है वो थोड़ा जब कमज़ोर होने लगा, चीन वगैरह का व्यापार, जापान का व्यापार, ईयू का व्यापार बढ़ने लगा, रूस के भी अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट सर्व करने की वजह से दुनिया ने क्या किया कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन किया, तो फिर करेंसी का भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ठीक है? तो रही बात आप कह रहे हो ट्रेड वार से लिंक करने की, अच्छा ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम करना डी डॉलराइजेशन है, बाकी करेंसीज में ट्रेड करना डी डॉलराइजेशन है। लेकिन आपने कहा इसको ट्रेड वार से लिंक करो, तब जब ट्रेड वार हो रहा होगा, जब व्यापार अमेरिका के साथ वैसे ही कम हो जाएगा, अभी 100 रुपए का व्यापार हो रहा है, टैरिफ बढ़ने की वजह से वो व्यापार 80 रुपए का हो गया, तो 20 रुपए का व्यापार किसी दूसरे राष्ट्र के साथ तो होगा ही होगा। डिमांड सप्लाई तो मैच करना पड़ेगा ना, सप्लाई चेन तो दुरुस्त रखनी पड़ेगी। तो वो जो 20 रुपए का व्यापार है, मान लो रूस के साथ होने लगेगा, मान लो रूस के साथ होने लगेगा, ऑयल गैस जो हम खरीद रहे हैं अमेरिका के साथ वो भी बंद कर दिया हमने, रूस के साथ वो भी खरीदना शुरू कर दिया, तब हम रूस की करेंसी में व्यापार करेंगे। तो ट्रेड वार बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पे डी डॉलराइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड कम होगा, अमेरिका के साथ ट्रेड कम होगा मतलब डॉलर पर निर्भरता कम होगी, किसी और करेंसी पर निर्भरता बढ़ेगी, तो जिस करेंसी पर निर्भरता बढ़ेगी तो ये प्रक्रिया डी डॉलराइजेशन कहलाएगी। तो ट्रेड वार का एक स्वाभाविक परिणाम डी डॉलराइजेशन के रूप में भी आ सकता है, ठीक है? जैसे जैसे ट्रेड उधर कम होगा वैसे वैसे इधर डी डॉलराइजेशन होगा, ठीक है? सर कोई तो चाइना के फेवर में लिखा जा सकता हाँ बिल्कुल, है। चाइना के फेवर में हो सकता है, हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना का ट्रेड बढ़ जाए बाकी दुनिया के साथ। क्यों? क्योंकि चाइना क्या करता है अमेरिका से, चलो तुम पूछ रहे हो तो बताता हूँ। चाइना लगभग 20 बिलियन डॉलर का, 20 या और ज़्यादा ही बिलियन डॉलर का सूअर का मांस, पोर्क, मक्का, ये सब इंपोर्ट करता है। अब चाइना क्या करेगा पता है? ये सूअर का मांस और ये सब अमेरिका से लेगा ही नहीं, ब्रिटेन से लेना शुरू कर देगा। तो आने वाले समय में चाइना अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर लेगा, अमेरिका से निर्भरता कम कर देगा। हो सकता है अमेरिका अकेला पड़ जाए, हो सकता है अमेरिका ट्रेड का बहुत नुकसान हो जाए लॉन्ग टर्म में। इसके दोनों फायदे नुकसान दोनों हो सकते हैं। मतलब ये मत सोचो कि इससे जो अमेरिका ने जो पॉलिसी अपनाई है, स्मूथ और हॉले वाली जो पॉलिसी थी आपको बताया था, हो सकता है वैसा हो जाए कि 66% का ट्रेड कम हो गया, तो अमेरिका बर्बाद भी हो सकता है इसी के चक्कर में। चाइना को फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना दुनिया के दूसरे देशों के साथ ट्रेड करेगा, उनको बोलेगा चलो आओ तुम हमें एक्सपोर्ट करो, हम तुम्हारा टैरिफ कम कर देंगे। इधर ट्रेड वार चल रहा है, इधर टैरिफ वार चल रहा है, उधर टैरिफ को कम करना शुरू कर देंगे, तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा दुनिया में। यूरोपियन यूनियन वगैरह भी तो अमेरिका के खिलाफ काउंटर कर रहे हैं, हो सकता है यूरोपियन यूनियन वगैरह भी चाइना के साथ ज़्यादा ट्रेड करना शुरू कर दे इससे। तो इसमें अभी देखना बाकी है, मुझे लगता है 6-7 महीने तो देखने पड़ेंगे लगभग क्या हो रहा है, डेटा वगैरह जब निकल के आएगा तो। बट इंडिया को रेडी रहना है। और कोई मित्र? बढ़िया, फिर ठीक है भाई, चलो IR में फिर पढ़ा देंगे। सर हाँ बोलो।
पॉइंट तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे टॉपिक में जैसे किसमें? उसके मतलब चैलेंजेस हो, मतलब उसका सब सेक्शन जो भी ऐसे लिखते हैं सर, तो चैलेंजेस के जस्ट बाद ज्यादा सही रहता है, लेकिन मतलब फीलिंग आती है कि इसके बाद उसका चैलेंजेस solution भी रहता है। क्या करो उसमें कि इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट वाला हेडिंग डालना, या इम्पैक्ट वाला हेडिंग ना भी डालना तो पैरा में शुरुआत में लिख देना, और उसमें सेक्टर वाइज लिखना, क्योंकि ऐसे तुम इम्पैक्ट लिखोगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट मतलब लगता है बड़ा कचर पचर हो जाएगा। सेक्टर वाइज लिखना, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये फायदा ये नुकसान है ना, थोड़ा ऐसे एक साथ लिख लेना, वो ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है पर्सनली, ठीक है ना। और फिर वे फॉरवर्ड बता देना। हाँ, जीएस में आ जाएगा तो सेक्टर वाइज नहीं लिख पाओगे, फिर तो उसमें आपको क्या नहीं सर, प्रॉस वो क्या तो कहो। आसान है, उसको बहुत 2 पेज में लिखना है तो वो तो करना आसान है, बट इसमें इतने लंबे में फिर उसको वहां से कनेक्ट सेक्टर करना, वो वाइज, फ्लो सेक्टर वाइज कर लो ना वजह भैया, तोड़ लो ना, सेक्टर वाइज कर लो ना, ओवरऑल मत लिखो। सर एक लास्ट पॉइंट आप बोले तो ऐड कर सकते हैं। कौन सा? जो भी टैरिफ इम्पोज कर रहा है यूएस, वो गुड्स पे इम्पोज कर रहा है, सर्विसेज का तो भी जिक्र नहीं किया उन्होंने। अरे भाई भाई और भाई, आकाश आकाश आकाश, बोला था ना शुरुआत में, सर्विसेज में क्या इम्पोज करेगा? सर्विस में तो सरप्लस में है साला, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्विस तो एक्सपोर्ट कर रहा है चीन के साथ उसका। हमारा भी अमाउंट 100 बिलियन है हाँ सर, हमारा भी अमाउंट एक्सपोर्ट जो है यूएस को मतलब काफी 70 to 80 बिलियन डॉलर है 2023 नहीं, में। मैंने आपको क्या बताया, 2 डेटा बताया। पहला डेटा बताया कि जी। इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, ध्यान से आपने शायद सुना नहीं, $45 बिलियन का है, यानी $45 बिलियन हमारे हक में, हम ज्यादा लाभ कमाते हैं अमेरिका से। गेटिंग जी। माई पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि चाइना के साथ अमेरिका का जो ट्रेड हो रहा है, बड़े $350 बिलियन का घाटा हो रहा है अमेरिका का, लेकिन उसमें अगर आप वो देखोगे, सर्विस देखोगे, तो टोटल जो सर्विस एक्सपोर्ट है अमेरिका का, वो $77 बिलियन का है, जिसमें लगभग $25-30 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के फेवर में। तो यानी अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है सर्विस को एक्सपोर्ट करके। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंपनियां सर्विस का ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं भाई, गूगल, मेटा, अमेजन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में सर्विस एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो फायदा होगा अमेरिका का। तो सर्विस पे कैसे वो टैरिफ लगा देगा? सर्विस पे टैरिफ लगा देगा मतलब वो खुद बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं करेगा, सर्विस पे टैरिफ नहीं लगा सकता। और इंडियन सर्विस तो बहुत फालतू बीपीओ टाइप की सर्विस है, बच्चे हैं हम लोग यार, हम क्या सर्विस दे रहे हैं? टीसीएस क्या मतलब कॉल सेंटर बना के रखा है, ऐसे उसमें कोई फायदा नहीं उसका। और कोई भाई? ठीक है, कोई लास्ट सवाल? सर इसमें रिफॉर्म फॉर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल साउथ इन इकोनॉमिक टर्म्स लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हो कि भाई डब्ल्यूटीओ को तो अपंग बना दिया है अमेरिका ने, तो डब्ल्यूटीओ का रिफॉर्म जरूरी है अगर आप इस डायरेक्शन में लिखना चाहो। मैं तो दूसरे डायरेक्शन में लिख रहा था कि अमेरिका के साथ अच्छे अच्छे संबंध बना करके आपदा में अवसर देखना है। एक वो मॉडल है, कोई एक ही मॉडल दुनिया में थोड़ी है। आप लिख सकते हो कि डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म लाओ, और जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं एक्सक्लूडिंग अमेरिका, उसको प्रमोट करो। अमेरिका अगर इस तरीके के यूनिलेटरल पॉलिसी अपना रहा है, यूनिलेटरल टैरिफ अपना रहा है, तो आप दुनिया के दूसरे देशों के साथ समझौता कर लो, ऐसा कर सकते हो। और ग्लोबलाइजेशन कम ना हो, इसकी वजह से आप डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं में और रिफॉर्म लेके आओ, अमेरिका की मोनोपोली खत्म करो आप, ठीक है? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। परसुएड मतलब अमेरिका को समझाए कि हमारे आपके हित एक ही जगह हैं, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो। तो भाई ऐसा कुछ मत करो जिससे हमारा और हम जैसे गरीब राष्ट्र का नुकसान हो जाए। मिल बैठ के बात कर लेते हैं यार। एथेनॉल पे हम बहुत ड्यूटी लगा रहे हैं, पता है तुमको? एथेनॉल जब अमेरिका से इंडिया में आता है तो उस पर कुछ 13% के आसपास हम टैरिफ लगाते हैं, अराउंड, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। और हमारा अमेरिका में जब जाता है तो 2-3% शायद या फ्री है कुछ। तो एथेनॉल पे हम टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा यार कि एथेनॉल पे अगर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिनका प्रोड्यूस है और उससे हम सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एथेनॉल बनाते हैं, वो बेचारे घाटे में चले जाएंगे। हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तुम्हारे एथेनॉल तो सस्ता मिलता है, क्यों? तुम्हारे पास इतना मक्का, इतने सब इस तरीके की फूड प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स हैं कि तुम, और तुम्हारी टेक्नोलॉजी है जनरेशन 3 वाली, तो तुम्हारा एथेनॉल बहुत सस्ता पड़ेगा इंडिया में। तो हमें बर्बाद होने से बचा लो। ऑटोमोबाइल वगैरह पे हम कट कर देंगे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ला को भी भेज दो, ठीक है? तो परसुएशन का मतलब यही है कि अपनी जेन्युइन कंसर्न उनको समझाया जाए। एक्चुअली इंडिया की बहुत जेन्युइन कंसर्न है, डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं छोड़ सकते। पॉलिटिकल सेंसिटिव है भाई, सरकारें मुश्किल में आ जाएंगी। एक्चुअली सरकार मुश्किल में आ जाएगी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया ने टैरिफ अगर कम कर दिया तो कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी। तो समझा ही सकते हैं सिर्फ, ठीक? फोर्ड और डेविडसन और टेस्ला को ले आएंगे फिर से, आ जाओ भाई।
चलो अब ज़्यादा पॉइंट है नहीं, हो गया, एक ही दिन में नहीं सारा पढ़ लेना है। चलो बाय बाय।